अध्याय 4 रिश्ती कढ़ाई। अब हैरी पर कोई बंधन नहीं था, लेकिन उसे इसकी आदत पड़ने में कई दिन लग गए। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वह अपनी मर्जी से जब चाहे तब सोकर उठ सकता था या जो चाहे खा सकता था। यहाँ तक कि वह अपनी मन चाही जगह जा सकता था, बशर्ते वह जगह छुमंतर गली में हो। और चूंकि यह लंबी घुमावदार सड़क दुनिया की जादूगरी की सबसे आकर्षक दुकानों से भरी थी, इसलिए हैरी के मन में यह इच्छा ही नहीं हुई कि वह फट से किया वादा तोड़े और मगलू दुनिया में वापस लौटे। हैरी हर सुबह रिश्ती कढ़ाई में नाश्ता करता था, जहाँ उसे दूसरे मेहमानों को देखना अच्छा लगता था। शॉपिंग करने आई नाटी जादूगरनियां, रूपांतरण आज में प्रकाशित नवीनतम लेख पर बहस करने वाले सम्मानित जादूगर, अजीब से दिखने वाले बूढ़े जादूगर, कर्कश आवाज में बोलते बोने, और एक बार तो उसे मोटी ऊनी टोपी पहने एक ऐसी महिला दिखी जिसके बारे में उसे शक था कि वह डायन होगी। उसने प्लेट भर ताजे लीवर का ऑर्डर दिया था। नाश्ते के बाद हैरी पीछे वाले अहाते में जाता था, अपनी छड़ी बाहर निकालता था, कूड़ेदान के ऊपर बाईं तरफ की तीसरी ईंट ठोकता था और फिर पीछे हटकर दीवार में छूमंतर गली के प्रवेश द्वार को खुलते देखता था। हैरी दिन भर दुकानों का सामान देखता था और रेस्टोरेंट में सामने लगे रंगीन छातों के नीचे भोजन करता था, जहाँ बाकी ग्राहक एक दूसरे को अपना खरीदा हुआ सामान दिखाते थे। ये चंद्र दर्शक यंत्र है, अब चंद्रमा की चार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या वे सीरियस ब्लैक के बारे में बातचीत करते थे। मैं अपने बच्चों को अकेले बाहर नहीं जाने दूंगा जब तक कि उसे पकड़कर वापिस आज़्काबान नहीं भेज दिया जाता। हैरी को अब कंबल के नीचे छिपकर टॉर्च की रोशनी में होमवर्क करने की जरूरत नहीं थी। अब वह फ्लोरेंस फोर्टेस्क्यू की आइसक्रीम पार्लर के बाहर सूरज की रोशनी में बैठकर अपने निबंध लिखता था। इस काम में कभी कभार फ्लोरेंस फोर्टेस्क्यू खुद उसकी मदद कर देता था। मध्ययुगीन जादूगरनियों को जलाने के बारे में उसे काफी ज्ञान था और इसके अलावा वह हैरी को हर आधा घंटे बाद मुफ्त में आइसक्रीम भी खिलाता था। एक बार हैरी जादूगरों के बैंक ग्रिंगॉट में भी गया। वहां उसने अपनी तिजोरी से सोने के गैलियन, चांदी के सिकल और कांसे के नट निकालकर अपने पर्स में भर लिए। इसके बाद उसे खुद पर बहुत संयम रखना पड़ा ताकि वह कहीं तत्काल अपने सारे पैसे खर्च न कर दे। उसे खुद को बार बार यह याद दिलाना पड़ा कि अभी उसे हॉगवर्ट्स में 5 साल और पढ़ना है, और यह भी कि डर्सली दंपत्ति से मंत्रों की किताबों के लिए पैसे मांगते समय उसे कैसा लगेगा। इन विचारों के कारण उसने ठोस सोने का पिशाच पत्थर नहीं खरीदा। मार्बल्स की तरह का जादूगरी का खेल, जिसमें पॉइंट हारने के बाद पत्थर सामने वाले खिलाड़ी के मुंह पर एक बदबूदार तरफ छिड़क देते थे। उसने कांच की आकाश गंगा का एक बेहतरीन घूमता मॉडल देखा, जिसे खरीदने की उसकी बहुत इच्छा हुई। इसे खरीदने का अर्थ यह था कि उसे कभी खगोल शास्त्र की कक्षा में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जिस चीज ने हैरी के संकल्प की असली परीक्षा ली, वह उसे रिश्ती कढ़ाई में आने के 1 हफ्ते बाद अपनी प्रिय दुकान क्वालिटी कुकी सप्लाईज में नजर आई। दुकान के सामने भीड़ लगी थी और लोग अंदर रखी किसी चीज को देख रहे थे। हैरी के मन में यह जानने की जिज्ञासा हुई कि वे क्या देख रहे हैं। फिर रोमांचित जादूगरों और जादूगरनियों के बीच से जगह बनाते हुए वह दुकान के कांच के पास पहुंचा। वहां उसे नई चौकी पर एक बहुत सुंदर झाड़ू दिखी। उसने इतनी सुंदर झाड़ू पहले कभी नहीं देखी थी। अभी अभी आई है, बिल्कुल नया मॉडल, एक चौकोर जबड़े वाला जादूगर अपने साथी को बता रहा था। ये दुनिया की सबसे तेज झाड़ू है ना डैडी? एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा। वह बच्चा उम्र में हैरी से छोटा था और अपने पिता की बाह पर लटका हुआ था। आयरलैंड की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने हाल ही में 7 सुंदर झाड़ुओं का ऑर्डर दिया है, दुकान के मालिक ने भीड़ को बताया, और इस टीम को वर्ल्ड कप का संभावित दावेदार माना जाता है। हैरी के सामने खड़ी एक बड़ी जादूगरनी हट गई। अब हैरी झाड़ू के पास लगे साइन बोर्ड के शब्द पढ़ सकता था। फायरबोल्ट। इस तेज रफ्तार और शानदार झाड़ू के मजबूत हैंडल में हीरे की तरह कठोर पॉलिश है। हर झाड़ू का रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर लिखा हुआ है। इस झाड़ू के पूंछ में लगी हर टहनी को पूरी सावधानी से चुना गया है और अधिकतम वायु गति के अनुकूल आदर्श ढंग से तराशा गया है। इसलिए फायरबोल्ट का संतुलन आदर्श और सटीक है, जैसे 10 सेकंड में 0 से 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। इसके अलावा इसमें ब्रेक लगाने का टूट मंत्र भी है। कीमत आग्रह पर। फायरबोल्ट कितनी महंगी होगी? हैरी को यह सोचना अच्छा नहीं लगा। उसके मन में से खरीदने की जितनी इच्छा थी, उतनी जिंदगी में कभी किसी चीज को खरीदने की नहीं हुई थी। लेकिन फिर उसने यह सोचकर खुद को तसल्ली दी कि वह अपनी निम्बस 2000 पर एक भी क्विडिच मैच नहीं हारा था, और जब उसके पास पहले से एक अच्छी झाड़ू है तो फायरबोल्ट के लिए ग्रिंगॉट की अपनी तिजोरी खाली करने का क्या मतलब है? हैरी ने कीमत नहीं पूछी, लेकिन वह सिर्फ फायरबोल्ट को देखने के लिए हर दिन वहां आता रहा। बहरहाल हैरी को कुछ चीजें अनिवार्य रूप से खरीदनी थी। उसने औषधियों की दुकान में जाकर जादुई काढ़े की सामग्री खरीदी। उसके स्कूल के दुशाले भी अब कुछ इंच छोटे हो गए थे, इसलिए वह नए दुशाले खरीदने के लिए उस दुकान में गया जिस पर लिखा था मैडम मेल्किन के दुशाले, हर मौके के लिए। इन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह थी, उसे अपनी नई पुस्तकें खरीदनी थी, जिनमें 2 नए विषयों, जादुई प्राणियों की देखभाल और ज्योतिष शास्त्री पुस्तकें शामिल थी। पुस्तकों की दुकान की खिड़की से अंदर झांकने पर हैरी हैरान रह गया। आमतौर पर वहां सुनहरी जिल्द वाली मंत्रों की मोटी किताबें रखी रहती थी, लेकिन इनके बजाय अब कांच के पीछे लोहे का एक बड़ा पिंजरा रखा था, जिसमें भयानक जानवरों की भयानक किताब की लगभग 100 प्रतियां थी।
ये किताबें आपस में झगड़ रही थी, कुश्ती लड़ रही थी और गुस्से से एक दूसरे पर वार कर रही थी। उनके फटे हुए पन्ने हर तरफ उड़ रहे थे। हैरी ने जेब से अपनी पुस्तकों की सूची निकाली और उसे पहली बार गौर से देखा। भयानक जानवरों की भयानक किताब जादुई प्राणियों की देखभाल विषय के पाठ्यक्रम में थी। अब हैरी को यह समझ में आया कि हैग्रिड ने क्यों कहा था कि यह काम आएगी। उसे राहत का एहसास हुआ। इससे पहले वह सोच रहा था कि कहीं हैग्रिड ने कोई भयानक जानवर तो नहीं पाल लिया है जिसकी देखभाल में वह उसकी मदद चाहता हो। जब हैरी फ्लरिश एंड ब्लॉट्स में घुसा तो मैनेजर जल्दी से उसकी तरफ आया। हॉगवर्ट्स, उसने तत्काल पूछा। नई पुस्तकें लेने आए हो? हाँ, हैरी ने कहा, मुझे ये पुस्तकें चाहिए। रास्ते से हट जाओ, मैनेजर ने बेचैनी से कहा और हैरी को एक तरफ कर दिया। फिर उसने बहुत मोटे ग्लव्स निकाले, एक बड़ी गुमरदार छड़ी उठाई और भयानक किताब वाले पिंजरे की तरफ बढ़ा। जरा ठहरिए, हैरी तत्काल बोला, यह पुस्तक तो मेरे पास पहले से ही है। अच्छा, मैनेजर के चेहरे पर बहुत राहत का भाव आ गया। ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद, आज ये पुस्तक मुझे 5 बार काट चुकी है। पन्ने फटने की एक तेज आवाज सुनाई दी। भयानक किताब की 2 प्रतियों ने तीसरी को पकड़ लिया था और उसके चिथड़े उड़ा रही थी। लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो, मैनेजर चीखा और पिंजरे की छड़ों के बीच से छड़ी डालकर पुस्तकों को अलग करने लगा। मैं अब इन्हें अपनी दुकान में कभी नहीं रखूंगा, कभी नहीं। इन्होंने तो तूफान मचा रखा है। मुझे लगता है कि हमारा सबसे बुरा हाल तब हुआ था जब हमने अदृश्यता की अदृश्य पुस्तक की 200 प्रतियां खरीदी थी। उन्हें खरीदने में बहुत पैसे लगे थे, लेकिन हम उन्हें कभी खोज ही नहीं पाए क्योंकि वे सचमुच अदृश्य थी। तो आपको और कौन सी पुस्तकें चाहिए? हैरी ने अपनी पुस्तकों की सूची देखते हुए कहा, मुझे कैसेंड्रा वोबल्स्की की भविष्य का खुलासा चाहिए। अच्छा, ज्योतिष शास्त्र पढ़ने वाले हो? मैनेजर ने अपने ग्लव्स उतारते हुए कहा। फिर वह हैरी को दुकान में पीछे की तरफ ले गया जहाँ एक पूरा कोना ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकों के लिए ही था। एक छोटी टेबल पर इस तरह की पुस्तकें रखी थी। अबूझ भविष्य की सटीक भविष्यवाणी, अप्रत्याशित आघातों और दुर्भाग्य से अपनी रक्षा करे, तथा टूटा आईना, जब बदकिस्मती हाथ धोकर आपके पीछे पड़ जाए। मैनेजर ने 2 पायदान चढ़कर काली जिल्द वाली एक मोटी पुस्तक निकालते हुए कहा, यह लो भविष्य का खुलासा, ज्योतिष की सभी मूलभूत शाखाओं की बहुत अच्छी मार्गदर्शिका, हस्तरेखा, भाग्य दर्पण, पक्षियों की आंतें। लेकिन हैरी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। उसकी निगाह तो पास की टेबल पर रखी पुस्तक पर थी। मौत के अपशकुन, जब आप जान ले कि अंत सामने है तो क्या करे। मैनेजर के सहायक ने जब हैरी को वह पुस्तक खोलते देखा तो वह मजाक में बोला, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसे नहीं पढ़ता। इसे पढ़ने के बाद तुम्हें हर जगह मौत के अपशकुन दिखने लगेगी। मौत भले मीलों दूर हो, लेकिन इसे पढ़ने के बाद आदमी दहशत से मर जाएगा। इसके बावजूद हैरी इस पुस्तक के कवर को घूरता रहा। उसमें भालू जितना बड़ा काला कुत्ता था जिसकी आंखें चमक रही थी। वह उसे जाना पहचाना लग रहा था। सहायक ने हैरी को भविष्य का खुलासा पकड़ा दी। उसने पूछा, और कुछ? हैरी ने अपनी निगाह कुत्ते पर से हटाई और अपनी पुस्तकों की सूची देखते हुए कहा, हाँ, मुझे माध्यमिक रूपांतरण और मंत्रों की मानक किताब भाग 3 चाहिए। 10 मिनट बाद जब हैरी फ्लरिश एंड ब्लॉट से बाहर निकला तो उसके हाथ में उसकी नई पुस्तकें थी। रिश्ती कढ़ाई की तरफ जाते समय उसे यह होश ही नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है। नतीजा यह हुआ कि वह रास्ते में कई लोगों से टकरा गया। रिश्ती कढ़ाई में पहुंचने के बाद हैरी सीढ़ियों पर चढ़ा, अपने कमरे में गया और किताबों को बिस्तर पर डाल दिया। किसी ने आकर कमरा साफ कर दिया था और खिड़कियां खोल दी थी जिनमें से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। हैरी को मुगलों की सड़क तो नहीं दिख रही थी, लेकिन उसे उस पर आती जाती बसों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इसके अलावा उसे रिश्ती कढ़ाई के ग्राहकों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। उसने वॉश बेसिन के ऊपर लगे आईने में खुद को देखा। उसने अपने प्रतिबिंब से साहस के साथ कहा, वह मौत का अपशकुन नहीं हो सकता। जब मैंने मैग्नोलिक एसिड में उस चीज़ को देखा तो उससे मैं डरा हुआ था। शायद कोई आवारा कुत्ता रहा होगा। फिर वह अपने बालों को जमाने की कोशिश करने लगा। आईना घरघराती आवाज में बोला, बच्चे, तुम ये लड़ाई नहीं जीत सकते। अब हैरी जहां भी जाता था रोन या हरमानी की तलाश करता था। स्कूल जाने की तारीख पास आ रही थी, इसलिए रिश्ती कढ़ाई में हॉगवर्ट्स के बहुत से विद्यार्थी दिखने लगे थे। क्वालिटी कुजी सप्लाइज में हैरी सीमस फिनिगन और डीन थॉमस से मिला जो गुरुद्वार में ही थे। वे भी फायरबोर्ड को हसरत से देख रहे थे। फ्लरिश एंड ब्लॉट्स के बाहर हैरी को नेविल लॉन्ग बॉटम भी दिखा जो गोल चेहरे वाला भुलक्कड़ लड़का था। हैरी ने उससे बात नहीं की। ऐसा लगता था जैसे नेविल ने अपनी पुस्तकों की सूची गुमा दी थी और उसकी कड़क दिखने वाली दादी उसे डांट रही थी। हैरी ने सोचा काश उन्हें कभी पता न चले कि जादू मंत्रालय से भागते समय उसने नेविल बनने का नाटक किया था। छुट्टियों के आखिरी दिन हैरी यह सोचकर जागा कि कल तो रोन और हरमानी से हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में मिल ही जाएंगे। कपड़े पहनकर वह आखिरी बार फायरबोल्ट को देखने गया। अभी वह यह सोच ही रहा था कि वह लंच कहाँ करे, तभी किसी ने उसका नाम लिया और उसने पलट कर देखा। हैरी, हैरी! रोन और हरमानी दोनों ही फ्लोरिन फोर्टिस्की के आइसक्रीम पार्लर के बाहर बैठे थे। रोन बहुत चकत्तेदार दिख रहा था और हरमानी बहुत भूरी। दोनों ही उसकी तरफ तेजी से हाथ हिला रहे थे।
जब हैरी उनके पास बैठा तो रोन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, आखिर तुम मिल ही गए। हम लोग जब लिस्टी कढ़ाई में गए तो वहाँ पता चला कि तुम बाहर घूमने गए हो। फिर हम तुम्हें खोजने के लिए फ्लरिश एंड ब्लॉट्स में गए और उसके बाद मैडम मेल्किन की दुकान में। और हैरी ने कहा, मैंने पिछले हफ्ते स्कूल का सारा सामान ले लिया था। और तुम्हें कैसे पता चला मैं लिस्टी कढ़ाई में रुका हूँ? रोन बोला, क्या किने बताया था? जादू मंत्रालय में काम करने वाले मिस्टर वीजली को निश्चित रूप से मार्ज आंटी वाली पूरी कहानी मालूम होगी। हरमानी ने बहुत गंभीर आवाज में पूछा, क्या तुमने सचमुच अपनी आंटी को फुला दिया था हैरी? हैरी ने कहा, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। यह सुनकर रोन हंसी के मारे दोहरा हो गया। हैरी ने आगे कहा, मुझे तो बस गुस्सा आ गया था। हरमानी ने झिड़कते हुए कहा, यह हंसी की बात नहीं है रोन, सच्ची मैं तो हैरान हूं कि हैरी को स्कूल से नहीं निकाला गया। मैं भी, हैरी ने स्वीकार किया। स्कूल से निकालने की बात तो छोड़ो, मुझे तो लग रहा था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसने रोन की तरफ देखा। क्या तुम्हारे डैडी को मालूम है कि फजर ने मुझे क्यों छोड़ दिया? शायद इसलिए क्योंकि यह काम तुमने किया था, है ना? रोन ने हंसते हुए कंधे उचकाए। मशहूर हैरी पॉटर, अगर मैंने अपनी आंटी के साथ ऐसा किया होता तो मंत्रालय मेरा बुरा हाल करता। वैसे इतना बता दो कि उन्हें मुझे कब्र में से निकालना पड़ता क्योंकि मम्मी मुझे पहले मार डालती। बहरहाल तुम आज शाम को डैडी से सब कुछ पूछ लेना। हम भी आज रात को लिस्टी कढ़ाई में रुकेंगे, इसलिए तुम कल हमारे साथ किंग्स क्रॉस स्टेशन चल सकते हो। हरमानी भी यहीं रुक रही है। हरमानी ने हंसते हुए सिर हिलाया। मम्मी डैडी आज सुबह हॉगवर्ट्स के मेरे पूरे सामान के साथ मुझे छोड़ गए हैं। हैरी ने खुश होकर कहा, बहुत बढ़िया। तो क्या तुमने नई पुस्तकें और बाकी सामान खरीद लिया? इधर देखो। रोन ने बैग में से एक लंबा पतला डिब्बा बाहर निकालकर उसे खोला। बिल्कुल नई छड़ी, 14 इंच की, विलो लकड़ी की। इसमें यूनिकॉर्न की पूंछ का बाल है और हमने अपनी सारी पुस्तकें भी खरीद ली है। उसने अपनी कुर्सी के नीचे रखे बड़े बैग की तरफ इशारा किया। भयानक किताब के बारे में मजेदार बात सुनो। जब हमने दुकान में कहा कि हमें भयानक किताब की 2 प्रतियां चाहिए तो दुकान वाला लगभग रो पड़ा। उन सब में क्या है हरमानी? हैरी ने हरमानी की कुर्सी के पास रखे एक नहीं बल्कि 3 भारी भरकम बैगों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हरमानी बोली, मैं तुम लोगों से ज्यादा विषय ले रही हूँ। उन बैगों में जादुई प्राणियों की देखभाल, अंकों के जादुई महत्व का ऐतिहासिक अध्ययन, ज्योतिष शास्त्र, पुरातन लिपियों का अध्ययन, मुगलों अध्ययन की पुस्तकें हैं। तुम मुगलों का अध्ययन विषय क्यों ले रही हो? रोन ने हैरी की तरफ नजरें घुमाते हुए हरमानी से पूछा। तुम तो मुगलों के घर में पैदा हुई हो, तुम्हारी मम्मी डैडी मुगलू है। तुम पहले से मुगलों के बारे में सब कुछ जानती हो। मुझे लगता है जादूगरों के दृष्टिकोण से मुगलों का अध्ययन करना बहुत दिलचस्प रहेगा। हरमानी ने गंभीरता से जवाब दिया। हैरी ने पूछा, क्या इस साल तुम्हारा खाने या सोने का कोई इरादा नहीं है हरमानी? रोन हंस पड़ा। हरमानी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वह अपने पर्स को देखते हुए बोली, मेरे पास भी 10 गैलन बचे हैं। मेरा जन्मदिन सितंबर में और मम्मी डैडी ने मुझे कुछ पैसे दी है ताकि मैं अपने जन्मदिन का तोहफा थोड़ा जल्दी खरीद लूँ। रोन ने मासूमियत से कहा, एक अच्छी किताब कैसी रहेगी? हरमानी शांत स्वर में बोली, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे दरअसल एक उल्लू चाहिए। मेरा मतलब है हैरी के पास हेडविग है और तुम्हारे पास एरल है। एरल मेरा नहीं, मेरे परिवार का उल्लू है। रोन बोला, मेरे पास तो सिर्फ स्कैबर्स है। उसने अपने पालतू चूहे को जेब से बाहर निकाला और मैं इसकी जांच कराना चाहता हूँ। यह कहते हुए रोन ने चूहे को सामने वाली टेबल पर रख दिया। मुझे लगता है कि मिस्र की यात्रा में उसकी हालत पतली हो गई है। स्कैबर्स पहले से दुबला दिख रहा था और निश्चित रूप से उसकी हालत पतली लग रही थी। उसकी मूंछ के बाल तक झुक गए थे। जादुई जानवरों की दुकान में चलते हैं, हैरी ने कहा, जो अब तक छुमंतर गली से बहुत अच्छी तरह परिचित हो चुका था। हाँ, तुम स्कैबर्स की जांच करा लेना और हरमानी उल्लू खरीद लेगी। उन्होंने अपनी आइसक्रीम के पैसे दिए और सड़क पार करके जादुई जानवरों की दुकान में गए। दुकान के अंदर बहुत कम जगह थी। पूरी दीवार में पिंजरे पिंजरे भरे थे। अंदर बदबू और शोर शराबे का माहौल था क्योंकि पिंजरे में बंद जानवर तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे। काउंटर के पीछे खड़ी जादूगरनी एक जादूगर को 2 मुही न्यूज़ की देखभाल के बारे में सलाह दे रही थी। इसलिए हैरी, रोन और हरमानी इंतजार करते समय पिंजरों की तरफ देखने लगे। 2 बहुत बड़े बैंगनी मेंढक मरी हुई मक्खियाँ खा रहे थे। रत्न जड़ित खोल वाला एक दैत्याकार कछुआ खिड़की के पास चमक रहा था। जहरीले नारंगी घोंगे अपने कांच के टैंक में धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे। एक मोटा सफ़ेद खरगोश आवाज़ करते हुए रेशमी हैट में बदल जाता था और फिर से खरगोश बन जाता था। इसके अलावा वह रंग बिरंगी बिल्लियाँ थी। पिंजरे में बंद काले कौवे शोर मचा रहे थे। कस्टर्ड के रंग की फरबोल्स की बास्केट थी जिसमें से तेज तेज आवाज़ें आ रही थी। काउंटर पर चिकने काले चूहों का एक बहुत बड़ा पिंजरा रखा था जिसमें चूहे अपनी लंबी पूंछों का इस्तेमाल करके उछल कूद कर रहे थे। जैसे ही 2 मुही न्यूज़ वाला जादूगर वहां से गया, रोन काउंटर पर पहुंच गया। उसने जादू करने से कहा, यह मेरा चूहा है। जब से मिस्र से लौटा तब से इसकी हालत थोड़ी खराब लग रही है। जादूगरनी ने अपनी जेब से भारी काला चश्मा निकालते हुए कहा, उसे काउंटर पर पटक दो। रोन ने अपनी भीतरी जेब से स्कैबर्स को निकाला और उसे चूहों के पिंजरे के पास रख दिया। अब पिंजरे में बंद चूहों ने उछल कूद बंद कर दी थी और वे स्कैबर्स को अच्छी तरह से देखने के लिए पास आने की कोशिश में झगड़ रहे थे। रोन की लगभग हर चीज़ की तरह स्कैबर्स भी सेकंड हैंड था। वह पहले रोन के भाई पर्सी के पास था। खासतौर पर पिंजरे के चमचमाते चूहों के आगे वह खस्ता हाल दिख रहा था।
जादूगरनी ने स्कैबर्स को ऊपर उठाते हुए कहा, इसकी उम्र कितनी है? रोन बोला, पता नहीं, काफ़ी होगी, पहले मेरे भाई पर्सी के पास था। इसमें शक्तियाँ है? जादूगरनी ने स्कैबर्स की गौर से जांच करते हुए पूछा। पता नहीं, रोन बोला। सच्चाई तो यह थी कि स्कैबर्स ने कभी दिलचस्प शक्तियों का कोई चिन्ह नहीं दिखाया था। जादूगरनी की निगाह स्कैबर्स के दबे हुए कान से उसके अगले पंजे तक गई, जिसकी एक उंगली गायब थी। फिर उसने अफसोस करते हुए सिर हिलाया। उसने कहा, इसका समय पूरा हो गया है। रोन ने रक्षात्मक अंदाज में कहा, कुछ समय पहले तक तो यह वैसा ही था जैसे पर्सी से लेते वक्त था। इस तरह के साधारण चूहे से 3 साल से ज़्यादा जिंदा रहने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जादूगरनी ने कहा, अब अगर तुम्हें ज़्यादा समय तक चलने वाला चूहा चाहिए तो तुम इनमें से कोई चूहा चुन लो। उसने काले चूहों की तरफ इशारा किया जो तत्काल उछलने कूदने लगे। रोन बुदबुदाया, इतरा रहे हैं। अगर तुम्हें दूसरा चूहा नहीं चाहिए तो तुम अपने चूहे को यह रैग टॉनिक पिलाकर देखो। जादूगरनी ने काउंटर के नीचे से एक छोटी लाल बोतल उठाते हुए कहा, ठीक है। रोन बोला, कितने पैसे हुए? आउच! रोन पीछे हट गया क्योंकि एक बड़ी नारंगी सी चीज सबसे ऊपर वाले पिंजरे से नीचे कूदकर रोन के सिर पर आ गिरी थी। कूदते ही वह वहशी अंदाज में स्कैबर्स पर झपटी। नहीं क्रूकशैंक्स, नहीं! जादूगरनी चिल्लाई, लेकिन तब तक स्कैबर्स उसके हाथ से साबुन की टिकिया की तरफ फिसलकर फर्श पर कूद चुका था और दरवाजे से बाहर निकल चुका था। रोन चिल्लाया, स्कैबर्स! स्कैबर्स के पीछे पीछे उसने भी बाहर दौड़ लगा दी। हैरी भी रोन के पीछे भागा। स्कैबर्स को ढूंढने में उन्हें लगभग 10 मिनट लग गए। वह क्वालिटी कुकी सप्लाईज के बाहर रखे कूड़ेदान में छिपा बैठा था। रोन ने कांपते हुए चूहे को दोबारा अपनी जेब में रखा और अपना सिर मलते हुए खड़ा हुआ। वह क्या चीज थी? या तो बड़ी बिल्ली थी या फिर एक छोटी शेरनी। हैरी बोला, हरमानी कहाँ है? शायद उल्लू खरीद रही होगी। वे वापिस जादुई जानवरों की दुकान की तरफ जाने वाली भीड़ भरी सड़क पर चलने लगे। जब वे दुकान के पास पहुंचे तो हरमानी बाहर निकली, लेकिन उसके हाथ में उल्लू नहीं था। उसकी बाह में एक बड़ी बिल्ली थी। तुमने इस वहशी बिल्ली को खरीद लिया? रोन का मुंह खुला रह गया। कितनी प्यारी बिल्ली है ना? हैरी ने सोचा, यह तो अपनी अपनी पसंद है। बिल्ली का फर मोटा और रोएदार था, लेकिन निश्चित रूप से इसका एक पैर थोड़ा मुड़ा था और उसका चेहरा थोड़ा दुचला हुआ लग रहा था, जैसे सीधे किसी ईंट की दीवार से टकरा गई हो। चूंकि बिल्ली को स्कैबर्स नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए वह हरमानी की बाहों में आराम से बैठी रही। रोन ने कहा, हरमानी, उसने मेरे सिर पर छलांग लगाकर मुझे घायल करने की कोशिश की थी। हरमानी बोली, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, है ना क्रुकशैंक्स? उस स्कैबर्स का क्या होगा? रोन ने अपनी जेब के उभरे हुए हिस्से की तरफ इशारा करते हुए पूछा। उसे आराम की जरूरत है। अगर तुम्हारी बिल्ली चारों तरफ घूमती रहेगी तो आराम कैसे कर पाएगा? इससे मुझे याद आया, तुम अपना रैग टॉनिक भुलाए थे। हरमानी ने रोन को एक छोटी लाल बोतल देते हुए कहा, और चिंता मत करो, यह बिल्ली मेरे कमरे में सोएगी, स्कैबर्स तुम्हारे कमरे में। परेशानी क्या है? बेचारी क्रुकशैंक्स। उस जादूगरनी ने बताया कि बिल्ली बरसों से उस दुकान में थी, लेकिन किसी ने उसे पसंद नहीं किया। ना जाने क्यों, रोन ने ताना मारते हुए कहा जब वे रिश्ती कढ़ाई की तरफ चलने लगे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मिस्टर वीजली बाद में बैठकर दैनिक जादूगर पढ़ रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हैरी, तुम कैसे हो? बढ़िया, धन्यवाद, हैरी बोला। फिर वह दोनों और हरमानी अपने सामान के साथ मिस्टर वीजली के पास पहुंचे। मिस्टर वीजली ने अपना अखबार नीचे रख दिया। हैरी ने देखा कि उसमें सीरियस ब्लैक की चिर परिचित तस्वीर दिख रही थी। उसने पूछा, वे उसे अब तक नहीं पकड़ पाए? नहीं, मिस्टर वीजली ने कहा, जो बहुत गंभीर दिख रहे थे। मंत्रालय के सभी लोग अपना काम छोड़कर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया है। अगर हम उसे पकड़ ले तो हमें क्या इनाम मिलेगा? रोन ने पूछा। कुछ और पैसे मिलना अच्छा लगेगा। बेवकूफ़ी की बातें मत करो रोन, मिस्टर वीजली ने तनाव भरी आवाज में कहा। ब्लैक को 13 साल का कोई बच्चा नहीं पकड़ सकता। मेरी बात याद रखना, उसे आज़्काबान के पहरेदार ही पकड़ेंगे। उसी पर मिसेज वीजली बार के अंदर आई। उनके हाथ में खरीदारी का सामान था। उनके पीछे जुड़वा भाई फ्रेड और जॉर्ज भी आए, जो हॉगवर्ट्स में 5th ईयर में पढ़ने वाले थे। उनके पीछे पर्सी था, जो हाल ही में हेड बॉय बना था। सबसे पीछे जिनी थी, जो वीजली परिवार की सबसे छोटी संतान और इकलौती लड़की थी। जिनी हैरी को चाहती थी। हैरी को देखती वह बुरी तरह शर्मा गई। आमतौर पर वह जितना शर्माती थी, इस बार वह उससे ज़्यादा शर्माई। ऐसा शायद इसलिए हुआ था क्योंकि पिछले साल हैरी ने हॉगवर्ट्स में उसकी जान बचाई थी। उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया और उसने हैरी की तरफ देखे बिना ही उसे हेलो किया। दूसरी तरफ पर्सी ने हैरी की तरफ अपना हाथ बड़े नाटकीय अंदाज में इस तरह बढ़ाया जैसे वह पहले कभी हैरी से मिला ही ना हो। तुमसे मिलकर खुशी हुई हैरी। हेलो पर्सी, हैरी ने हंसी रोकते हुए कहा। मुझे आशा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। पर्सी ने बड़प्पन वाले अंदाज में हाथ मिलाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे हैरी किसी मेयर से मिल रहा हो। बहुत अच्छा, धन्यवाद। हैरी, फ्रेड ने पर्सी को कोहनी से एक तरफ हटाया और सिर झुकाकर हैरी का अभिवादन करते हुए कहा।
तुमसे मिलना बेहद आनंददायक है, बेहद सुखद। जॉर्ज ने फ्रेड को एक तरफ किया और हैरी का हाथ थाम लिया। बहुत मजेदार। पर्सी ने उन्हें गुस्से से घूरा। मिसेस वीजली बोली, चलो छोड़ो, अब मजाक बहुत हो गया। मम्मी, फ्रेड बोला, जैसे उसने उन्हें उसी समय देखा हो। फिर उसने उनका हाथ पकड़कर कहा, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मजाक बंद करो। मिसेस वीजली ने अपनी खरीदारी का सामान एक खाली कुर्सी पर रखते हुए कहा, हेलो हैरी, मुझे लगता है तुमने हमारी रोमांचक खबर सुन ली होगी। उन्होंने पर्सी के सीने पर लगे चांदी के चमकते बिल्ले की तरफ इशारा किया। परिवार में दूसरा हेड बॉय। यह बोलते समय उनकी छाती गर्व से फूल गई। और आखिरी, फ्रेड ने दबी आवाज में कहा, मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है। मिसेस वीजली ने अचानक त्योरिया चढ़ाकर कहा, मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों को प्रीफेक्ट नहीं बनाया गया है। हम प्रीफेक्ट बनना भी नहीं चाहते हैं। जॉर्ज ने इस विचार के बारे में हिकारत से कहा, इससे सारा मजा ही खत्म हो जाएगा। जिनी हंसती। मिसेस वीजली ने कहा, तुम्हें अपनी बहन के सामने अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए। अच्छा उदाहरण पेश करने के लिए जिनी के पास दूसरे भाई है माँ। पर्सी बड़प्पन से बोला, मैं डिनर के लिए कपड़े बदल कर आता हूँ। उसके जाते ही जॉर्ज ने आह भरी। हमने उसे एक पिरामिड में बंद करने की कोशिश की थी, उसने हैरी को बताया, लेकिन मम्मी ने हमें देख लिया। उस रात का डिनर बहुत मजेदार था। पियर बार के मालिक टॉम ने पार्लर में 3 टेबल एक साथ जोड़ दी थी, जिस पर बैठकर वीजली परिवार के 7 सदस्यों तथा हैरी और हरमानी ने टट कर खाया। जब सब लोग स्वादिष्ट चॉकलेट पुडिंग खा रहे थे, तब फ्रेड ने पूछा, हम कल किंग्स क्रॉस तक कैसे पहुंचेंगे डैडी? मिस्टर वीजली ने जवाब दिया, मंत्रालय की 2 कारें हमें लेने आएंगी। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। क्यों? पर्सी ने उत्सुकता से पूछा। इसलिए क्योंकि तुम हमारे साथ हो पर्सी, जॉर्ज ने गंभीरता से कहा, और बोनट पर छोटे झंडे भी लगे होंगे जिन पर लिखा होगा PP, यानी बेहद बेवकूफ। फ्रेड बोला। पर्सी और मिसेस वीजली को छोड़कर बाकी सब लोग पुडिंग खाते खाते हंस पड़े। मंत्रालय कार क्यों भिजवा रहा है डैडी? पर्सी ने एक बार फिर गरिमापूर्ण अंदाज में पूछा। क्योंकि अब हमारे पास कार नहीं है, मिस्टर वीजली ने कहा, और चूंकि मैं वहाँ काम करता हूँ इसलिए वे मेरी मदद कर रहे हैं। उनकी आवाज़ सामान्य थी, लेकिन हैरी को नजर आ गया कि मिस्टर वीजली के कान लाल हो गए थे, ठीक उसी तरह जैसे तनाव में होने पर रोन के कान लाल हो जाते थे। मिसेस वीजली ने जल्दी से कहा, और यह बहुत अच्छा भी रहेगा। तुम्हें पता है तुम लोगों के पास कितना सारा सामान है? मगलों के रेलवे स्टेशन पर तुम लोगों की कितनी शानदार परेड होगी। तुम सबने अपना सामान तो पैक कर लिया होगा, है ना? रोन ने अब तक अपना नया सामान संदूक में नहीं रखा है, पर्सी ने बहुत दुखी आवाज में कहा। उसने सारा सामान मेरे बिस्तर पर पटक रखा है। मिसेस वीजली बोली, तो बेहतर यही होगा कि तुम जाकर अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि सुबह हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होगा। रोन ने पर्सी की तरफ देखकर मुंह बनाया। डिनर के बाद सबका पेट काफी भरा था और सबको नींद आने लगी। एक एक करके वे सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में सामान पैक करने गए। रोन और पर्सी का कमरा हैरी के ठीक पास था। हैरी ने सामान पैक करने के बाद अपने संदूक को बंद करके ताला लगाया ही था कि तभी उसे दीवार के उस पार से गुस्से भरी आवाज़ें सुनाई दी। वहाँ क्या हो रहा था यह देखने के लिए वह अपने कमरे से बाहर निकला। 12 नंबर कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था और अंदर से पर्सी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वह यहीं रखा था, बिस्तर के पास वाली टेबल पर। मैंने पॉलिश करने के लिए उसे उतारा था। मैंने तुमसे कहा ना, मैंने उसे छुआ भी नहीं है, रोन ने चिल्लाकर कहा। हैरी ने पूछा, क्या हुआ? पर्सी बोला, रेड बॉय का बिल्ला गुम गया है, उसके बाद उसका रेड टॉनिक भी। दोनों अपने संदूक के सामान को बाहर फेंकते हुए बोला, मुझे लगता है मैं उसे बार में छुड़ाया हूँ। पर्सी ने चीखते हुए कहा, जब तक तुम मेरा बिल्ला ना ढूंढ लोगे तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। स्कैबर्स का टॉनिक मैं ले आता हूँ, मेरा सामान पैक हो चुका है, हैरी ने रोन से कहा और नीचे की तरफ चल दिया। बाहर की तरफ जाने वाले अंधेरे गलियारे में हैरी अभी आधी दूरी तक ही पहुंचा था कि तभी उसे पार्लर में 2 गुस्से भरी आवाज़ें सुनाई दी। एक पल में वह समझ गया कि ये आवाज़ें मिस्टर और मिसेस वीजली की थी। वह झिझका, क्योंकि वह उन्हें झगड़ते हुए नहीं सुनना चाहता था, लेकिन तभी उन्होंने उसका नाम लिया, जिसे सुनकर वह अचानक रुक गया और पार्लर के दरवाजे के करीब खिसक गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वह हैरी को सच्चाई क्यों नहीं बता रहे हैं, मिस्टर वीजली गुस्से में बोल रहे थे। हैरी को जाने का पूरा हक है। मैंने फर्ज से बात की थी, लेकिन वह उसे बच्चा मारने पर अड़ा हुआ है। हैरी 13 साल का हो चुका है और हर धर सच्चाई सुनकर हैरी दहशत में आ जाएगा। मिसेस वीजली तीखी आवाज में बोली, क्या तुम ये चाहते हो कि हैरी दहशत में स्कूल जाए? अगर उसे पता नहीं चलेगा तो वह ज्यादा सुखी रहेगा। मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसे सतर्क जरूर करना चाहता हूँ, मिस्टर वीजली ने रूखे स्वर में जवाब दिया। तुम तो जानते हो हैरी और रोन किस तरह के हैं। वे दोनों कहीं भी अकेले भटकते रहते हैं। वे 2 बार अंधेरे जंगल में भी जा चुके हैं, लेकिन हैरी को इस साल ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जिस रात को वह घर से भागा था उस रात को उसके साथ बहुत कुछ हो सकता था। अगर नाइट बस ने उसे नहीं पठाया होता तो मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ, मंत्रालय के खोजने से पहले वह मर चुका होता। लेकिन वह मरा नहीं है, वह सही सलामत है। फिर ये बात करने की क्या दुख है? मोनली, लोग कहते हैं कि सीरियस ब्लैक पागल है
और शायद ये सच हो, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह इतना चतुर भी है कि अज़्काबान से भाग निकला जबकि इसे असंभव माना जाता था। इस घटना को 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी है कि वह कहाँ है। फर्जदानी जादूगर से कुछ भी कहता रहे, परंतु सच तो यह है कि ब्लैक को पकड़ने की उतनी संभावना है जितनी कि खुद मंत्र पढ़ने वाली छड़ियों का आविष्कार करने की। हमें सिर्फ एक बात की पक्की जानकारी है, और वह यह है कि ब्लैक किसके पीछे पड़ा है। लेकिन हैरी हॉगवर्ट्स में पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। हम अज़्काबान को भी तो पूरी तरह सुरक्षित मानते थे। अगर ब्लैक अज़्काबान से बाहर निकल सकता है तो हॉगवर्ट्स के अंदर भी जा सकता है। लेकिन हम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ब्लैक हैरी के पीछे पड़ा है? हैरी ने लकड़ी ठोकने की आवाज़ सुनी। वह समझ गया कि मिस्टर वीज़ली ने टेबल पर मुक्का मारा होगा। मोली, यह बात तुम्हें कितनी बार बतानी पड़ेगी। उन्होंने यह बात अखबार वालों को इसलिए नहीं बताई क्योंकि फजी से गोपनीय रखना चाहता था। सच्चाई तो यह है कि जिस रात को ब्लैक भागा था उसके बाद उसी रात को फज अज़्काबान गया था। पहरेदारों ने फज को बताया कि ब्लैक कुछ समय से नींद में बोलता था। वह हमेशा एक ही वाक्य बोलता था, वह हॉगवर्ट्स में है, वह हॉगवर्ट्स में है। ब्लैक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं मोली, और वह हैरी की जान लेना चाहता है। शायद वैसा सोचता होगा कि हैरी के मरने के बाद तुम जानते हो कौन दोबारा ताकतवर बन जाएगा। जिस रात को हैरी ने तुम जानते हो कौन को हराया था, उस रात को ब्लैक ने अपना सब कुछ गवा दिया था, और वह 12 साल तक अज़्काबान में इसी बारे में सोचता रहा होगा। थोड़ी देर खामोशी रही। हैरी और सुनने के लिए उतावला था, इसलिए वह दरवाजे के बिल्कुल पास आ गया। अच्छा था, वही करो जो तुम्हें सही लगता है, लेकिन तुम एल्बस डम्बलडोर को भूल रहे हो। मुझे लगता है कि जब तक डम्बलडोर हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर है तब तक हैरी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्हें इसकी जानकारी तो होगी। और क्या, मैं उनसे पूछना पड़ा कि स्कूल के प्रवेश द्वार पर अज़्काबान के पहरेदार तैनात करने में उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। वे इस बारे में खुश नहीं है, लेकिन वे मन मारकर इसके लिए तैयार हो गए हैं। खुश नहीं है? अगर पहरेदार ब्लैक को पकड़ने के लिए तैनात हो तो डम्बलडोर खुश क्यों नहीं है? डम्बलडोर अज़्काबान के पहरेदारों को पसंद नहीं करते हैं, मिस्टर वीज़ली ने भारी आवाज़ में कहा। सच पूछा जाए तो मैं भी उन्हें पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन जब आप ब्लैक जैसे जादूगर से लड़ रहे हो तो कई बार आपको ऐसी शक्तियों का सहयोग लेना पड़ता है जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं। अगर वे हैरी को बचा लें तो मैं फिर कभी उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूँगा, मिस्टर वीज़ली ने थके हुए स्वर में कहा। अब बहुत रात हो चुके हैं मोली, अच्छा होगा कि हम चलकर सो जाएं। हैरी को कुर्सी हटने की आवाज़ें सुनाई दी। बिना आवाज़ के वह तेज़ी से बाहर की तरफ चल दिया और ओझल हो गया। पार्लर का दरवाज़ा खुला और कुछ सेकंड बाद कदमों की आवाज़ से वह जान गया कि मिस्टर और मिसेस वीज़ली सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। रेड टॉनिक की बोतल उसी टेबल के नीचे पड़ी थी जहाँ वे कुछ समय पहले बैठे थे। हैरी ने इंतज़ार किया जब तक उसे मिस्टर और मिसेस वीज़ली के बेडरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। इसके बाद वह बोतल लेकर ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। फ्रेड और जॉर्ज सीढ़ियों के पास ही छाया में खड़े थे। पर्सी को अपने बैच के लिए हैरान परेशान होकर उठापटक करते देखकर वे बुरी तरह हंस रहे थे। उसका बैच हमारे पास है, फ्रेड ने हैरी से फुसफुसा कर कहा। हम उसे सुधार रहे थे। अब बिल्ले पर लिखा था महामूर्ख। हैरी को मजबूरी में हंसना पड़ा। फिर उसने रोन को रेड टॉनिक दिया और उसके बाद अपने कमरे में लौटकर बिस्तर पर लेट गया। तो सीरियस ब्लैक उसके पीछे पड़ा था। अब उसे हर चीज़ समझ में आ गई। फज उस पर इतने मेहरबान इसलिए थे क्योंकि उसे जिंदा देखकर उन्हें बहुत राहत मिली थी। उन्होंने हैरी से वादा करवा लिया था कि वह छुमंतर गली में ही रहेगा जहाँ उस पर निगाह रखने के लिए बहुत से जादूगर हो। फज उन सबको कल स्टेशन तक पहुंचाने के लिए मंत्रालय की 2 कारें इसलिए भिजवा रहे हैं ताकि वीज़ली परिवार हैरी को सही सलामत ट्रेन में चढ़ा दे। हैरी दीवार की दूसरी तरफ से आने वाले हल्के शोर को सुनता रहा और यह सोचता रहा कि उसे ज़्यादा डर क्यों नहीं लग रहा है। हालांकि उसे मालूम था कि सीरियस ब्लैक ने एक ही हिसाब से 13 लोगों की हत्या कर दी थी। मिस्टर और मिसेस वीज़ली तो यही सोचते थे कि सच्चाई मालूम होने पर वह दहशत में आ जाएगा, लेकिन हैरी मिसेस वीज़ली की इस बात से पूरी तरह सहमत था कि पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह वह है जहां एल्बस डम्बलडोर हो। लोग हमेशा कहते थे कि डम्बलडोर ही एकमात्र ऐसे जादूगर थे जिनसे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट डरता था। निश्चित रूप से वोल्डेमॉर्ट का दायां हाथ ब्लैक भी उनसे उतना ही डरता होगा। और फिर हॉगवर्ट्स में अज़्काबान के पहरेदार भी तो तैनात होंगे जिनसे सब लोग थर्राते थे और उनका नाम सुनते लोग दहशत में आ जाते थे। अगर वे स्कूल के चारों तरफ पहरा देंगे तो ब्लैक अंदर कैसे घुस सकता है? हैरी को सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात से हुई कि अब उसकी हॉग्समीड की यात्रा की संभावना खत्म हो चुकी थी। जब तक ब्लैक गिरफ्तार नहीं होता तब तक कोई भी नहीं चाहेगा कि हैरी महल की सुरक्षा छोड़कर बाहर निकले। दरअसल हैरी को ऐसा शक हो रहा था कि जब तक खतरा गुजर नहीं जाएगा तब तक उसके हर कदम पर निगाह रखी जाएगी। अंधेरी छत की तरफ देखकर उसने त्योरियां चढ़ाई। लोगों को यह क्यों डरता कि वह अपना ध्यान नहीं रख सकता? वह 3 बार लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से बच चुका है। लोग यह कैसे कह सकते कि वह कुछ नहीं कर सकता? तभी उसके मन में मैग्नोलिया क्रेसेंट के उस जानवर की तस्वीर आ गई। जब आप जान लें सामने है तो क्या करे? मैं मरना नहीं चाहता, हैरी ने जोर से कहा। यही नजरिया होना चाहिए।
आईने ने नींद भरी आवाज में जवाब दिया।